एसडीएम कविता मिश्रा साधारण सलवार कुर्ते में स्कूटी चलाते हुए तेजी से अपनी बहन की शादी में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। न कोई सरकारी काफिला, न सुरक्षा कर्मी, वह बिल्कुल एक आम लड़की की तरह सड़क पर चल रही थी। कुछ ही देर बाद जब वह हाईवे पर पहुंची तो सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सड़क पर 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और बीच में वर्दी पहने दारोगा रमाशंकर यादव खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर कविता पर पड़ी, उसने हाथ उठाकर स्कूटी रोकने का इशारा किया। कविता ने स्कूटी धीरे से किनारे लगा दी। दारोगा ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? कविता ने शांत स्वर में कहा, मेरी बहन की शादी है, उसी में जा रही हूँ। दारोगा ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, शादी में जा रही हो? कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है और स्कूटी भी काफी तेज चला रही थी, इसका चालान कटेगा। यह कहते हुए उसने जेब से चालान बुक निकाल ली। कविता तुरंत समझ गई कि यह सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। वह धीरे से बोली, सर, मैंने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा। दारोगा का चेहरा तमतमा गया। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, उसने कड़क अंदाज में कहा। फिर उसने बगल में खड़े सिपाही की ओर देखा और कविता के पास झुककर धीमे स्वर में बोला, लगता है इसे समझाने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अचानक उसने जोर से कविता के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बहुत सवाल करती हो, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप मान लेना चाहिए। इस अप्रत्याशित हरकत से कविता का सिर एक पल के लिए झुक गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की चमक साफ दिखाई दे रही थी। दारोगा ठहाका लगाकर हंसा और अपने साथियों से बोला, देखो, अभी भी अकड़ कम नहीं हुई, लगता है इसे थोड़ा और सबक सिखाना पड़ेगा। पास खड़ा एक सिपाही आगे आया और बोला, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से पूछताछ कर लेंगे। दारोगा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। हाँ, इसे थाने ही ले चलो, तब समझेगी पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। एक सिपाही ने कविता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। चलो, जीप में बैठो, उसने रुखाई से कहा। कविता ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। दारोगा का गुस्सा और भड़क उठा। उसने अपने एक आदमी को आदेश दिया, इसकी अकड़ निकाल दो। एक सिपाही आगे बढ़ा। उसने कविता के बाल पकड़ लिए और उसे जबरदस्ती खींचने लगा। दर्द से कविता की आवाज निकल गई, लेकिन उसने अभी भी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी एक और पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को जोर से लात मार दी। बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब देखो क्या होता है, वह ताना मारते हुए बोला। अब कविता पूरी तरह समझ चुकी थी कि सामने खड़े ये लोग वर्दी में होकर भी इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके हैं। थाने के दरवाजे के सामने खड़ा इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे घमंडी लोग, पुलिस के सामने अकड़ दिखा रही है, अभी तेरी सारी हेकड़ी निकाल देता हूँ, ले जाओ इसे थाने, वहीं पता चलेगा। लेकिन सामने खड़ी युवती बिल्कुल शांत थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एसडीएम कविता मिश्रा थी। फिर भी उसने अभी तक अपनी असली पहचान बताने का फैसला नहीं किया था। वह यह समझना चाहती थी कि नीचे स्तर पर काम कर रही व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है और आम लोगों के साथ कितना अन्याय होता है। इंस्पेक्टर रमाशंकर यादव अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसके सामने खड़ी लड़की को पहले ही धक्का दिया जा चुका था। उसके बाल खींचे गए थे और उसे सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। यही बात रमाशंकर को और गुस्से से भर रही थी। उसने अपने साथ खड़े सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, खड़े क्या हो, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, वहां इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दोनों सिपाहियों ने कविता के हाथ पकड़ लिए और उसे खींचते हुए जीप की तरफ ले जाने लगे। मुझे छोड़ो, पहली बार कविता ने ऊंची आवाज में कहा। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। अच्छा, अब बोलने लगी, चल थाने में देखते हैं कितना बोलती है। कुछ देर बाद जीप थाने के आंगन में आकर रुकी। अंदर घुसते ही रमाशंकर जोर से बोला, अरे कोई है, चाय पानी भेजो, बड़ा खास मामला आया है। कविता अब भी चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें थाने के हर कोने को देख रही थीं। वह समझ रही थी कि यहाँ आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इंस्पेक्टर ने अपने एक जूनियर को धीरे से बुलाया और कान में कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस बना दे। सिपाही थोड़ा हिचकिचाया। सर, किस बात का केस? रमाशंकर मुस्कुराया। अरे कुछ भी लगा दे, चोरी, जेबकतरी, ब्लैकमेल, कुछ भी, बस इसे अंदर करना है। कविता सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कलम उंगलियों में घुमाते हुए बोला, चल नाम बता, कहाँ रहती है? कविता चुप रही। उसने फिर पूछा, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? अब भी कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में उसने मेज पर हाथ पटका। बोल, नाम बता। कुछ सेकंड बाद लड़की ने धीरे से कहा, रेखा त्रिपाठी। ये उसका असली नाम नहीं था। इंस्पेक्टर हल्का सा हंसा। काफी चालाक लगती है तू, लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। इसके बाद उसे जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। वह एक छोटा और गंदा कमरा था। अंदर पहले से 2 औरतें बैठी थीं। कमरे में बदबू फैली हुई थी।
एक महिला ने उत्सुकता से पूछा। बहन, तूने क्या किया? कविता हल्का सा मुस्कुराई। कुछ भी नहीं। वह सोच रही थी कि अगर एक सरकारी अधिकारी के साथ बिना जांच ऐसे व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी किस हालत से गुजरता होगा। लॉकअप में बैठी कविता हर चीज ध्यान से देख रही थी। सिपाहियों की बातचीत, कागजों का खेल और थाने का माहौल, सब कुछ। उधर इंस्पेक्टर रमाशंकर ने एक फर्जी रिपोर्ट बनवानी शुरू कर दी। इस पर चोरी और धमकी देने का केस लगा दो, उसने फाइल बंद करते हुए कहा। सिपाही फिर झिझका। सर, लेकिन सबूत। रमाशंकर हंस पड़ा। सबूत? यहाँ सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही लॉकअप के पास आया और अचानक कविता को धक्का दे दिया। वह दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और हाथ उठाकर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। रुक जाइए! सबकी नजर दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहां एक और पुलिस अधिकारी खड़ा था, नीरज तिवारी। थाने में उसकी पहचान एक ईमानदार अफसर के रूप में थी। उसने लॉकअप की तरफ देखा और अंदर बैठी महिलाओं की हालत देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह सब क्या हो रहा है यहाँ? उसने सख्त आवाज में पूछा। रमाशंकर तुरंत मुस्कुराने लगा। कुछ खास नहीं सर, बस एक सड़क पर मिली लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, उसे थोड़ा सबक सिखा रहे थे। नीरज तिवारी की नजर कविता पर टिक गई। उसके हाव भाव किसी सामान्य महिला जैसे नहीं थे। वह कुछ पल तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़े। इसका अपराध क्या है? रमाशंकर थोड़ी देर के लिए घबरा गया। सर, चेकिंग के दौरान इसने बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने लॉकअप के पास जाकर शांत आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कविता अब भी चुप खड़ी थी, जैसे वह अभी भी सही समय का इंतजार कर रही हो।